हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उड़ान 5.0 स्कीम। उड़ान 5.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज उड़ान 5.0 इंट्रोड्यूस ए न्यू फोकस कैटेगरी फॉर एयरक्राफ्ट विथ मोर देन 80 सीट्स। उड़ान 5.0 80 से अधिक सीटों वाले विमानों के लिए एक नई फोकस श्रेणी पेश करता है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज देयर इज नो लॉन्गर एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ फ्लाइट्स अंडर द उड़ान 5.0 स्कीम। उड़ान 5.0 स्कीम के तहत उड़ानों के मूल और गंतव्य के बीच की दूरी पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है। द थर्ड स्टेटमेंट इज द वायबिलिटी गैप फंडिंग कैप इज द सेम फॉर ऑल रीजन्स अंडर उड़ान 5.0। उड़ान 5.0 के तहत सभी क्षेत्रों के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि सीमा समान है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो, दो और तीन, एक दो तीन। तो इसमें से आपको एक और दो जो है ये सही है, यानी कि एक सही है। यानी कि उड़ान 5.0 80 से अधिक सीटों वाले विमानों के लिए एक नई फोकस श्रेणी प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही है। उड़ान 5.0 के तहत उड़ानों के मूल और गंतव्य के बीच की दूरी अब कोई प्रतिबंध नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये गलत है। उड़ान 5.0 के तहत, ठीक है, कौन सा के तहत सभी के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि सीमा समान है, तो ये गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। उड़ान 5.0 इंट्रोड्यूस ए न्यू फोकस कैटेगरी फॉर एयरक्राफ्ट विथ मोर देन 80 सीट्स। 80 सीट्स का एक एयरक्राफ्ट जो है उसको चलाया जा सकता है इस कैटेगरी के तहत। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बिकॉज अंडर Udan 5.0 there is no restrictions on the distance between the origin and destination of the flights। तो कोई भी प्रतिबंध नहीं है ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच फ्लाइट चलाने के संबंध में। उड़ान 3 स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है, क्योंकि वायबिलिटी गैप फंडिंग कैप जो है अंडर उड़ान 5.0 डिफर्स फॉर प्रायोरिटी एरिया, यानी कि जो हिली एरिया है जहाँ ज़्यादा लोग ट्रैफिक है वहाँ 60% वायबिलिटी का गैप फंडिंग प्रोवाइड कराया जाता है और नॉन प्रायोरिटी एरियाज में 20%। उड़ान स्कीम जो है वो 2016 में लॉन्च किया गया था। उड़े देश का नागरिक इसका पूरा नाम है उड़ान स्कीम, और ये नागरिक और उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does nitrogen use efficiency NUE refers to in the context of rice cultivation? चावल की खेती के संदर्भ में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता का क्या अर्थ है? The first option is the amount of nitrogen absorbed by the soil relative to the amount applied। लागू की गई मात्रा के सापेक्ष मिट्टी द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन की मात्रा। द सेकेंड ऑप्शन इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लॉस्ट टू द एनवायरमेंट ड्यूरिंग राइस कल्टीवेशन। चावल की खेती के दौरान पर्यावरण में खोई गई नाइट्रोजन का प्रतिशत। द थर्ड ऑप्शन इज द क्रॉप यील्ड रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल अवेलेबल टू इट। उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा के सापेक्ष फसल की उपज। The fourth option is the cost effectiveness of nitrogen fertilizer used in rice farming। चावल की खेती में उपयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन उर्वरकों की लागत प्रभावशीलता। तो लास्ट ऑप्शन राइट आंसर इज सी, यानी कि द क्रॉप यील्ड रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल अवेलेबल टू इट। उपलब्ध नाइट्रोजन प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों की मात्रा के सापेक्ष फसल की उपज, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। एक अध्ययन में
भारतीय चावल किस्मों के बीच नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में महत्वपूर्ण भिन्नता की पहचान की गई है। इस खोज से चावल की नई किस्मों के विकास की संभावना बढ़ सकती है, जिन्हें उच्च पैदावार बनाए रखते हुए कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर कम नाइट्रोजन लेंगे तो आयातित उर्वरकों से जुड़ी लागत भी कम होगी और नाइट्रोजन से संबंधित प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा। यानी कि नाइट्रोजन का उपयोग अगर चावल उत्पादन में कम होगा तो हमें फायदा होगा। पहला फायदा तो यही होगा कि हम जो इतना सारा जो उर्वरक इंपोर्ट करते हैं उसमें हमारा लागत कम होगा, उसको इंपोर्ट कॉस्ट कम होगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और नाइट्रोजन से संबंधित जो प्रदूषण होते हैं उसमें जो है कमी आएगी। नाइट्रोजन उपयोग दक्षता से तात्पर्य होता है फसल की उपज से जो उससे उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा के सापेक्ष है, प्राकृतिक हो या कृत्रिम मात्रा, दोनों हो। कृत्रिम का मतलब हो गया अगर हम खाद दे रहे हैं तो नाइट्रोजन देते हैं तो वो कृत्रिम दोनों हो गया। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि कुछ चावल की किस्में नाइट्रोजन के उपयोग में दूसरों की तुलना में 5 गुना अधिक कुशल हैं। नाइट्रोजन की तुलना के उपयोग में दूसरों की तुलना में 5 गुना कुशल हैं। यानी कि जो चावल की किस्में हैं उनके द्वारा नाइट्रोजन का ऑब्जॉर्बन जो अवशोषण है वो 5 गुना कम किया जाता है। हालांकि उच्च नाइट्रोजन अवशोषण हमेशा उच्चतर पैदावार से संबंधित नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पौधा जो चावल का पौधा है वो आपको कम नाइट्रोजन लेता है इसका मतलब वो पैदावार भी उच्च देगा, ऐसा कुछ नहीं है, जिसे किसान आमतौर पर पसंद करते हैं। तो किसान किसको पसंद करते हैं? जिससे उच्च पैदावार हो लेकिन उससे नाइट्रोजन की खपत भी ज़्यादा होती है। तो कुछ शोधकर्ताओं ने हरित क्रांति के दौरान किए गए केवल फसल की पैदावार बढ़ाने से हटकर उर्वरक की बर्बादी और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए NUE में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो ये थी नाइट्रोजन दक्षता के संबंध में। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंटीमैटर। एंटीमैटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एंटीमैटर इज कंपोज्ड of antiparticles which have the same mass as ordinary matters particles but possess opposite electric charges। एंटीमैटर एंटीपार्टिकल से बना होता है जिसका द्रव्यमान सामान्य पदार्थ कणों के समान होता है लेकिन उनमें विपरीत विद्युत आवेश होते हैं। द सेकेंड स्टेटमेंट इज द एंटीमीटर counterpart of an electron is the positron which has the positive charge। इलेक्ट्रॉन एक एंटीमीटर प्रतिरूप पोजिट्रॉन होता है जिसमें धनात्मक आवेश होता है। द थर्ड ऑप्शन इज व्हेन मैटर्स एंड एंटीमीटर्स कम इनटू कांटेक्ट दे एनिहिलेट ईच अदर एंड रिलीजिंग एनर्जी। जब पदार्थ और एंटीमैटर संपर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं जिससे ऊर्जा निकलती है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट? तो इसका आंसर ए दिया है 1 और 2, 2 दिया है आपको 2 और 3, 3 दिया है 1 और 3 और 4 दिया है 1 2 3 यानी कि तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वैज्ञानिकों ने न्यूयॉर्क में रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर में एंटी हाइपर हाइड्रोजन 4 नामक सबसे भारी एंटीमीटर कण की खोज की है। तो अगर पूछा जाए कि एंटी हाइपर हाइड्रोजन 4 क्या है तो ये एक एंटीमीटर है जिसकी खोज की गई है, वैज्ञानिकों ने न्यूयॉर्क में खोज की है। एंटीमीटर क्या है? तो एंटीमीटर जो है वो एक प्रकार का पदार्थ होता है जो एंटी पार्टिकल से बना होता है जिसका द्रव्यमान समान पदार्थ के कणों के समान होता है। यानी कि ये भी एक पदार्थ है लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं द्रव्यमान सामान्य कणों के समान होता है लेकिन इसमें विद्युत आवेश जो है वो निगेटिव होता है, विपरीत होता है, विपरीत होता है। जैसे मान लो अगर आपका पदार्थ में पॉजिटिव है तो एंटीमीटर में नेगेटिव होगा, अगर
इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो एंटीमीटर में पॉजिटिव होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन जिसमें निगेटिव आवेश होता है का एंटीमीटर समकक्ष पॉजिट्रॉन होता है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका आपको एंटीमीटर पॉजिट्रॉन हो जाएगा जिसका द्रव्यमान आपको पॉजिटिव होता है, लेकिन उस पर धनात्मक आवेश होता है। उसी तरह प्रोटॉन जो है एंटी प्रोटॉन प्रोटॉन के बराबर एंटीमीटर होता है जिसका द्रव्यमान समान होता है लेकिन उसमें विपरीत ऋणात्मक आवेश होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बना होता है, लेकिन एंटीमीटर संस्करण एंटी हाइड्रोजन में एक एंटी प्रोटॉन और एक पॉजिट्रॉन होता है। पदार्थ से इसका क्या अंतर होता है? तो पदार्थ और एंटीमीटर के बीच मुख्य अंतर उनके कणों के आवेशों में निहित होता है। जब पदार्थ और प्रतिपदार्थ संपर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे का विनाश करते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा जो है वो आपको निकलती है। यह प्रक्रिया समान मूलभूत बलों द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन आवेश उलटने से विनाश की घटना होती है। ब्रह्मांड के जन्म के समय पदार्थ और प्रतिपदार्थ की समान मात्रा उत्पन्न होने के बावजूद आज पदार्थ हावी है। वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने में लगे हैं कि यह असंतुलन क्यों है। तो ये थी आपको एंटीमीटर के बारे में। अगला प्रश्न है, व्हाट एक्शन हैज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI डायरेक्टेड रिगार्डिंग A1 एंड A2 मिल्क। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने A1 और A2 दूध के संबंध में क्या कार्रवाई करने का निर्देश दिया है? द फर्स्ट ऑप्शन इज टू लेबल ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स विथ A1 एंड A2 सर्टिफिकेशन। सभी दूध उत्पादों को A1 और A2 वर्गीकरण के साथ लेबल करना। द सेकेंड ऑप्शन इज टू मैंडेट द एडिशन ऑफ A2 प्रोटीन इन ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स। सभी डेयरी उत्पादों में A2 प्रोटीन को शामिल करना अनिवार्य करना। द थर्ड ऑप्शन इज टू प्रमोट द यूज ऑफ A2 मिल्क एज द हेल्दियर अल्टरनेटिव। A2 मिल्क के स्वास्थ्यवर्धक विकल्प के रूप में उपयोग को बढ़ावा देना। The fourth statement is to remove claims of A1 and A2 milk from packaging and websites. पैकेजिंग और वेबसाइटों से A1 और A2 दूध के दावों को हटाना। तो राइट आंसर इज डी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में FSSAI ने खाद्य व्यवसायों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भ्रामक मार्केटिंग को रोकने के लिए पैकेजिंग और वेबसाइट से A1 और A2 दूध के दावों को हटाने का निर्देश दिया है। A1 क्या है? A1 जो है वो इसकी उत्पत्ति उत्तरी यूरोप में उत्पन्न होने वाली गायों की नस्लों के दूध में आमतौर पर A1 बीटा कैसीन की मात्रा अधिक होती है। यानी कि A1 जो दूध होता है वो एक क्राइटेरिया है जो कि आमतौर पर उत्तरी यूरोप में उत्पन्न होने वाली गायों की नस्लों में पाया जाता है और इसमें A1 बीटा कैसीन की मात्रा अधिक होती है। इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें इस दूध में A1 और B2 दोनों A1 और A2 बीटा कैसीन दोनों होते हैं। A2 की बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति A2 बीटा कैसीन से भरपूर दूध मुख्य रूप से चैनल द्वीप समूह और दक्षिणी फ्रांस में उत्पन्न होने वाली नस्लों में पाया जाता है और A2 दूध में केवल A2 बीटा कैसीन होता है। A2 दूध में केवल A2 बीटा कैसीन होता है। तो ये थी A1 और A2 के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी वेरीज सिग्निफिकेंटली अमॉन्ग डिफरेंट राइस वैरायटी इन इंडिया। भारत में चावल की विभिन्न किस्मों में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता काफी भिन्न होती है। ठीक है, द स्टडी सजेस्ट दैट द हाई NUE इज ऑलवेज प्रीफरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग राइस यील्ड। अध्ययन से पता चलता है कि चावल की पैदावार को अधिकतम करने के लिए उच्च NUE हमेशा बेहतर होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है। Reducing fertilizer waste through improved NUE can contribute to environment sustainability. सुधारित NUE के माध्यम से
उर्वरक अपशिष्ट को कम करने से पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान मिल सकता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो आपको हो जाएगा एक तीन 2 3 और 1 2 3। तो ये 2 जो है वो आपको गलत है, तो हो जाएगा इसका आंसर बी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। एक सही है क्योंकि अध्ययन ने लोकप्रिय चावल किस्मों के बीच एनईयू में महत्वपूर्ण भिन्नताओं की पहचान की है। 2 गलत है क्योंकि अध्ययन में यह पाया गया है कि उच्च एनईयू हमेशा उच्चतम पैदावार से संबंधित नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि जो नाइट्रोजन दक्ष पौधे हैं उनसे पैदावार भी उच्च हो, जिससे किसान तो जो है पसंद करते हैं। इसका मतलब हुआ कि किसान तो भाई उसी की खेती करेगा जिससे उसको पैदावार ज़्यादा हो। तो इस संबंध में ये कोई जरूरी नहीं है कि जो उच्च दक्षता वाले पौधे हैं उनसे पैदावार भी अच्छी हो। ये अभी पता नहीं चला है। कथन 3 सही है क्योंकि एनईयू में सुधार करने से उर्वरक की बर्बादी कम हो सकती है, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान मिलता है। तो ये था आपका आज का डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।